This is Aishanya. Welcome back to my channel. Please consider subscribing to my channel so that I could help you to ace your board exams. So let's not waste your time and watch the video fully. First we are gonna talk about is NCERT enough for science. So मैं बोल सकती हूँ कि NCERT एक तरफ का मतलब इनफ ही है, क्योंकि इससे ही सब क्वेश्चन आता है और इससे बाहर तो आता ही नहीं है। मतलब उसी कॉन्सेप्ट को लेकर तो यही NCERT बुक बना हुआ है ना। क्योंकि मैंने जितना अपने मतलब एक बोर्ड एग्जाम्स में देखा था, मोस्ट क्वेश्चन मतलब उसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड था, ना कि मतलब पूरा एक्सरसाइज से ही डाल देंगे। तो ऐसा तो नहीं से दैट NCERT इज एक्चुअली इनफ इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। सो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था अबाउट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक था तो मुझे रेफरेंस बुक्स यूज़ करने पड़ते थे। एक ही यूज़ किया था मैंने, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक्चुअली में अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर एक्चुअली में है तो NCERT बहुत ज़्यादा ही एनफ है। तुम्हें और कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। क्वेश्चन मस्ट बी गोइंग ऑन योर माइंड दैट किसी कौन से रेफरेंस बुक्स को यूज़ करें। देखो, जब भी तुम किसी रेफरेंस बुक्स के और मतलब मूव कर रहे होगे तो पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा मोड़ा अगर क्लियर ना हो तो रेफरेंस बुक्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हारे NCERT प्रायोरिटी रहने चाहिए। क्योंकि NCERT एक ऐसा चीज़ है जो CBSE के द्वारा रिकमेंडेड हो रहा है और यहीं से तो क्वेश्चन आता है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर रहने से तुम्हें क्वेश्चन सब आ जाएंगे। लेकिन रेफरेंस बुक्स को शिफ्ट करने से पहले NCERT को क्लियर रखो, उसके बाद जाके रेफरेंस बुक्स। तो कौन सा रेफरेंस बुक? तो बायोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूँगी एशचांद। इसमें एक्चुअली बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, लेकिन ये अगर तुम लोग साइंस लोगे फ्यूचर में 11th या 12th में तो ये बहुत हेल्प करेगा। लेकिन आज पर द 10th स्टैंडर्ड NCERT बहुत एनफ है। लेकिन अगर इससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन सेकेंड हैंड में ले आना, नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में सेकेंड हैंड ले आना ये वाला बुक। तो इसे बस एक बार या दो बार रीड करते जाओ, मतलब ईजी लैंग्वेज हो, अपने लैंग्वेज में समझते जाओ। तो तुम्हें और एक बार इसे बुक को मतलब फॉलो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट NCERT तुम फॉलो कर सकते हो। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए किसी भी रेफरेंस बुक्स को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ही क्लियर था एज़ पर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के एक्चुअली तुम्हें 9th के एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो वो क्लियर करने के लिए बस आधा घंटा या 1 घंटा ही ज़रूरत है, क्योंकि इतना भी हार्ड नहीं है 9th का कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट तो ये नहीं आता 10th में, लेकिन कुछ कुछ बेसिक जैसे सब एलिमेंट्स के नाम याद रखना, उसके इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब याद थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता है। तो ये वाला सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर वो कर लोगे तो तुम्हें रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री के लिए। इसके लिए तो इतना अच्छे से गाइड नहीं कर सकती, पर आई यूज़ फिज़िक्स के लिए भी ये प्रदीप्स का बुक है। तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, जो भी तुम्हें मतलब कॉन्सेप्ट अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है तो ये यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हें मतलब न्यूमेरिकल में जो हमारे जैसे मतलब मैं बेसिक मैथ में ली थी, मेरा थोड़ा मैथ वीक था, कैलकुलेशंस। तो ये बुक में मैं जो भी क्वेश्चन होते थे मतलब उसको अप्रोच कैसे करेंगे, इससे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बुक अच्छा है मतलब एज पर द फिजिक्स। तो एक क्वेश्चन और भी है, ये सब ख़त्म करने के बाद क्या करें, मतलब रेफरेंस बुक्स हो या NCERT ख़त्म करने के बाद कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहाँ से ये सब करें। तो मैं रिकमेंड करूँगी ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत करना पड़ता है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो तुम अगर मैनुअली ढूंढोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन बैंक ये वाला अच्छा है तुम्हारे लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत सारे, मतलब लेटेस्ट टाइपोलॉजीज के क्वेश्चन होते हैं। तो तुम लेटेस्ट सिलेबस लो या 2023-24 या जो भी मतलब पुराना भी ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ी ना ये इधर से पूरा उठ के आ जाएंगे। सिमिलर आ सकते हैं लेकिन उठ के तो नहीं आएंगे ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये अच्छा बुक है। और एक बुक रिकमेंड करूँगी अगर क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व कर पाए, लेकिन ये NCERT का एग्जाम्पलर है, CBSE के द्वारा रिकमेंडेड है। तुम देख सकते हो तुम्हारे सिलेबस में नीचे लिखा हुआ है कि NCERT एग्जाम्पलर और NCERT बुक। तो ये क्वेश्चन मतलब इसमें से मैं बोल दूँ तो डायरेक्ट MCQ डायरेक्ट उठ के ही आ जाते हैं। तो ये यूज़ करना कंपलसरी बोल सकते हो तुम लोग। आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी NCERT। तो मैं पहले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के द्वारा मैं बोलूँगी। तो पहले बायोलॉजी का बोलती हूँ। तो बायोलॉजी के लिए तुम एशचांद यूज़ कर सकते हो। अगर समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट तुम पढ़ सकते हो उससे, मतलब NCERT से। तो मैं कैसे करती थी, अगर मुझे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ समझ नहीं आता था तो मैं एक ऐसा छोटा सा सीट ले जाती थी। तुम थोड़ा सा बड़ा सीट भी ले सकते, उसको फोल्ड करके रख सकते हो उसके अंदर। तो मैं छोटा सा सीट ले जाती थी और उसके मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे याद करने होते हैं, मतलब सारा तो इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, पूरा बोलोगे कि पूरा बुक इम्पोर्टेंट है, नहीं, इसमें से कुछ कुछ लाइन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो
एक छोटा सा सेट लेती थी मैं और इसमें ही सब लिख देती थी, तो मुझे ईजियर हो जाता था कि मुझे सिर्फ पूरा बुक पढ़ना नहीं पड़ता था, सिर्फ ये छोटा सा सेट पढ़ लूँगी तो उतना ही काफ़ी है। दिक्कत आती है डायग्राम्स में। देखो डायग्राम्स इतने नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, लेकिन लेबलिंग आते हैं। तो लेबलिंग को कैसे याद करोगे, एक तुम यूज़ करो, पहले देख लो 5-6 बार तुम देख लो, सारे पार्ट्स याद कर लो, कहाँ पे कौन सा है, लेबलिंग याद कर लो पूरा 5-6 बार देख के। उसके बाद एक रैंडम मतलब गूगल में जाना और सर्च कर लेना ह्यूमन बॉडी पार्ट या जो भी तुम डायग्राम से उसमें देख लेना विदाउट लेबलिंग। तो विदाउट लेबलिंग जब देखोगे तो उसे देखना और अपने मन में सोचना कि कहाँ कौन सा है, बिना देखे। अगर तुम गूगल में सर्च नहीं करोगे तो उसे छुपा देना या खुद ड्रॉ करके फिर से उसे लेबल करने की कोशिश करना, क्योंकि डायग्राम्स खुद बनाने के लिए तो इतना नहीं आता, लेकिन लेबलिंग के लिए ज़रूर आता है। नेक्स्ट बड़ी दिक्कत आती है केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करने में। तो मेरा तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर था केमिस्ट्री का, तो मुझे इतना ज़्यादा याद करना नहीं पड़ता था। तुम अगर समझ सकते हो तो समझ पाओ, लेकिन अगर किसी मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से इतना समझ नहीं आ रहा तो लास्ट मोमेंट में क्या ही करें। तो रिएक्शंस को ऐसे याद करो कि तुम्हें मतलब अपने फिंगर टिप्स में याद रहना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन बहुत कंपलसरी होते हैं तुम्हारे मतलब बोर्ड एग्जाम में, ये आते ही आते हैं। तो क्या करो, एक पेपर ले जाओ या कॉपी ले जाओ, उसमें मतलब एक बार एक मतलब पूरा लिखते जाओ 5-6 बार 10 बार, जितना तक तुम्हें याद नहीं आया पूरा रिएक्शन उतने बार लिखते जाओ। तो लिख के ही याद कर लो रिएक्शन को डेली। और एक कर सकते हो कि अगर मतलब रिएक्शंस को एक शीट में सारे जितने भी 4 चैप्टर हैं हमारे, तो उसको पूरा एक शीट में लिख दो और तुम्हारे जहाँ भी पढ़ते हो तो वहाँ पे पेस्ट कर दो। तो डेली उसे सुबह या शाम जितने भी बार उसे देखना, फिर प्रैक्टिस करना। मतलब डेली तुम्हें रिएक्शंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर याद करना है तो। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें याद करना नहीं पड़ेगा। और फिजिक्स तुम्हें एक्चुअली में एनसीईआरटी के पहले सारे एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज पहले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो क्वेश्चन बैंक है और प्रदीप्स का बुक भी है, तो उनमें से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इतना अच्छे से तो फिजिक्स का नहीं बोल सकती क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वीक इन दैस। सो तुम ये दोनों बुक्स या क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे एक्चुअली वो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें 11-12 में अगर लेने होंगे तो तुम्हें कैसे अप्रोच रहना चाहिए। तो इसके लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, लेकिन थ्योरी भी उस पर मतलब ध्यान देना, क्योंकि थ्योरी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है एज पर न्यूमेरिकल्स। 2-3 तो क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन थ्योरी भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो थ्योरी पे भी मतलब तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए और न्यूमेरिकल्स में भी ध्यान रहना चाहिए। तो आटला सारा सब चीज़ ख़त्म होने के बाद तुम क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना, उससे पहले नहीं। अगर तुम चाहो कि तुम्हारा पूरा एक चैप्टर मतलब पूरा क्लैरिटी आना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से पूरा क्लियर करना है, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट की, पूरा रेफरेंस बुक से भी, एनसीईआरटी से भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी। उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो या क्वेश्चन बैंक हो करो उस वाल का, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और क्वेश्चन इज हाउ टू रिवाइज। सो कैसे करोगे कि तुम अगर किसी सब्जेक्ट में अटक रहे हो या कौन सा टॉपिक में अटक रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कंपाउंड, तो क्या करोगे कि तुम वीक ऑफ में, जैसे वीकेंड में, जैसे फ्राइडे हो या सैटरडे हो या संडे में, जो भी मतलब जिस भी समय में तुम्हें मतलब ज़्यादा मतलब बैकलॉग्स नहीं होंगे, तो उस वक्त तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना मतलब क्वेश्चन तुम एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि वही चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो तुम बोर हो जाओगे। तो उससे बेहतर है कि तुम क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा कि हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है तुम्हें ये टॉपिक। तो बार बार वही पढ़ोगे तो बोरिंग ही ऑब्वियसली लगेगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स हैं, तो मैंने तो रिकमेंड किया है ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर एनसीईआरटी के बैक्स एक्सरसाइज हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे तो क्वेश्चन हैं तुम्हारे प्रैक्टिस कर लिए। इतना तो समय है तुम्हारे पास कि बोर्ड एग्जाम में तुम अच्छे परफॉर्म कर पाओ। So that's it for today. So keep working hard and keep studying hard so that your parents will be proud upon you.